वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेक्शन स्लिप नंबर 21 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले जो हमने लेक्चर अटेंड किया था उसके अंदर हमने पार्ट 1 हमने जो कवर किया था उसके अंदर पॉइंट नंबर 16 तक हमने कवर किया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करेक्शन स्लिप काफी डिस्क्रिप्टिव है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा मैनुअल का ओवरहॉलिंग ही हो चुका है। तो चैप्टर वाइज कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमने टोटल 38 चेंजेस हैं, जिसके अंदर 37 जगह चेंजेस या एडिशन है और 38th वाला हमारा एक न्यू चैप्टर है बेसिकली आईआरपीडब्ल्यू में। तो बहुत बड़ी करेक्शन स्लिप ये होने वाली। बट दैट वाज कवर्ड। अब इसके आगे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या करेक्शन हैं, चेंजेस क्या हैं, वो हम जरा यहाँ पर आज देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 17 बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 4 का करेक्शन। यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। तो पैरा 411 ऑफ IRPWM जून 2020 शैल बी रेड एज अंडर। तो पैरा 411 में पहले क्या था, पहले हम आपको वो दिखा देंगे, उसके बाद में हम लोग जो है इसको कंपेयर कर पाएंगे। ओके, ये देखिए दोस्तों, पहले हमारा पैरा 411 में क्या था, कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। हेडिंग क्या था, कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। अभी यहाँ पर दो पॉइंट्स हो गए, कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, और एक पॉइंट यहाँ पर एक और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम जरा इसको देख लेते हैं। पहले क्या था, on the main line curve from which a curve of contrary flexure takes off, the cant of the main line, that is negative super elevation on the turnout side, should be calculated from the formula given in the schedule of dimension, that is IRSOD, and the permissible speed on the main line determined from the allowable cant efficiency and cant on the main line. The speed so determined shall be subject to limitations governed by the standard of interlocking and sectional speed. आई गेस इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। ये जो हमारा पॉइंट है हु बहु वैसे ही का वैसा है। जो मैंने अभी रीड किया वो पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही का वैसा है। तो देर इज नो चेंज ओवर हियर। एक पॉइंट ऐड हुआ है इसके अंदर, वो क्या है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से नीचे देखने को मिल सकता है। देखिए, पैरा 411 में पॉइंट नंबर 2 हैज बीन एडेड। क्या कहते हैं, फॉर टर्न आउट्स, फॉर टर्न आउट्स लेड ऑन कर्व्स, टर्न आउट जो कर्व पे लेके गए हैं विथ थिक वेब स्विचेस। क्या कहा, टर्न आउट जो गोलाई में क्या कहेंगे हमारा कर्व में, जो भी टर्न आउट कर्व में लेके गए हैं थिक वेब स्विच से, थिक वेब स्विच से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो कहा प्री कर्विंग ऑफ स्टॉक एंड टंग रेल शैल बी डन ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल ओवरराइडिंग स्विच जो होती है उसको तो आप प्री कर्विंग करना है, आप जिम क्रो लगा के कर सकते हैं, है कि नहीं। जिम क्रो की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉक रेल टंग रेल को थोड़ा सा बेंड करना है, कर्वेचर देना कर सकते हैं। लेकिन थिक वेब स्विच एज यू ऑल नो, उसका नाम ही है थिक वेब। थिक वेब यानी उसकी थिकनेस 50 mm की थिक है, वेब की थिकनेस है। आमतौर पे 52 kg की रेल होती है तो 15.5 mm की थिकनेस होती है वेब की। 60 kg की होती है तो 16.5 mm की होती है। लेकिन जब थिक वेब स्विच की बात करेंगे तो उसमें जो टंगरेल हमारी होती है दोस्तों, बेसिकली वो जो है काफी मोटी होती है, 50 mm उसकी थिकनेस होती है, इसलिए तो उसको थिक वेब स्विच कहते हैं। तो वेब थिकनेस ज्यादा है तो बेंड करने में भी तो मुश्किल आएगी। इसलिए कहा कि फॉर टर्नआउट्स लेड ऑन कर्व्स विद थिक वेब स्विचेस, प्री कर्विंग ऑफ स्टॉक एंड टंगल। देखिए, गोलाई में अगर आप टर्नआउट डाल रहे हैं थिक वेब स्विच से तो जाहिर सी बात है ट्रैक जब आपका कर्व्ड है तो आपको साथ ही साथ में क्या करना पड़ेगा, टर्नआउट भी अगर ले करना तो भी कर्व उसको बेंड करना पड़ेगा, तो प्री कर्विंग करनी पड़ेगी। तो क्या कहा, प्री कर्विंग ऑफ स्टॉक एंड टंगल शैल बी डन ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि थिक वेब स्विच कर्व में तो कर्व के हिसाब से उसको प्री कर्विंग करवा के लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर ही। ठीक है, प्री कर्विंग एंड स्लीपर स्पेसिंग शैल बी एज गिवन इन एनेक्चर 4/6। फिर क्या कहा, जो प्री कर्विंग आप करेंगे, प्री कर्विंग एंड स्लीपर स्पेसिंग शैल बी एज गिवन इन एनेक्चर 4/6। एनेक्चर 4/6 के हिसाब से प्री कर्विंग और स्लीपर स्पेसिंग को मेंटेन किया जाएगा। हम अभी देखेंगे एनेक्चर 4/6 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एनेक्चर 4/6 है। क्या है, एनेक्चर 4/6। ठीक है, यानी ACS 21 में एनेक्चर 1 है, लेकिन मैनुअल में एनेक्चर 4/6 जो उन्होंने वहां पे कहा था ये वही चीज है, तो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। तो क्या है
pre curving requirements and revised sleeper spacing of 1 in 8.5, 1 in 12 and 1 in 16 thick wave switches for contrary flexure turnout। दोस्तों जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक की बात चल रही है, इस करेक्शन स्लिप से जाहिर हो रहा है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 1 in 8.5, 1 in 12 के बाद ऐसा नहीं कि भारतीय रेलवे में 1 in 16 नहीं है, 1 in 16 है, लेकिन बहुत कम जगह पर है। अब सीधे उन्होंने ले आया है 1 in 16 को भी थिक वेव स्विच के अंदर, उसका भी इंट्रोडक्शन साथ में दे दिया है। यानी बेसिकली इन फ्यूचर मे बी वी मे सी 1 in 16 फ्रीक्वेंटली इन यूज और थिक वेव स्विचेस भी होंगी। ठीक है, जितनी भी ओवरराइडिंग स्विचेस है उसको धीरे धीरे निकाल के थिक वेव स्विच में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो न्यू आगे जो हमारा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस 1 in 16 का है, जो कि रिलेटिवली फ्लैट होगा, हाई स्पीड के काम आता है, तो वहां पर भी ये हमारी जो है थिक वेव स्विच 1 in 16 की होगी। ठीक है, ये तो हो गया, उसका हेडिंग हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें, मैं थोड़ा सरसरी तौर पर जाऊंगा। द टंग रेल एंड स्टॉक रेल्स, the tongue and stock rails of thick wave switches shall be given requisite amount of pre-curving at manufacturing premises only। यानी कि उसकी प्री कर्विंग जिम क्रो द्वारा फील्ड पे नहीं कर सकते। एज आई टोल्ड यू कि थिकनेस बहुत ज्यादा है, वो जिम क्रो से होने वाला नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस यानी फैक्ट्री में जहां पर वो प्रोडक्शन होता है, वहीं पर जो है उसको प्री कर्विंग करना पड़ेगा। स्लीपर्स विल बिकम स्क्यू ड्यू टू कर्वेचर। देखो क्या होता है, स्ट्रेट ट्रैक के लिए कोई चीज डिजाइन है, स्ट्रेट ट्रैक के लिए अगर कोई चीज डिजाइन है, तो आप अपने कर्वेचर का तो स्लीपर्स स्क्यू हो जाएगी, यानी इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा, sleepers will become skewed due to curve, therefore grinding of liners for fitting on some of the sleepers may be required। Therefore grinding of liners for fittings on some of the sleepers may be required। इसका जो अरेंजमेंट होगा उसके अंदर थोड़ी सी लाइनर्स को भी ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर कर्वेचर आपको मिल पाए। अदरवाइज क्या होगा, आपने इसको तो कर्व कर दिया स्टॉकरेल टंगरेल को, लेकिन जब आप स्लीपर लगाएंगे तो नॉर्मल लाइनर लगाएंगे तो स्लीपर स्क्यू हो जाएगी। यू ऑल नो व्हाट वी मीन बाय स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ये लाइन है, समझो कोई ये कोई एक चीज है, तो एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्क्यू, स्क्यू बेसिकली क्या होता है आपका, बेसिकली आपका स्क्यू क्या होता है, स्क्यू यानी कि थोड़ा सा इंक्लाइन ना। मैंने थोड़ा समझाने के ज्यादा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा समझाने के लिए ज्यादा टेढ़ा कर दिया, इतना टेढ़ा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि देखिए ये यहाँ इसका अलाइनमेंट और ये कैसा इंक्लिनेशन चेंज हो गया ना, है कि नहीं, या ऐसा कहें यहाँ से देखें तो अब और अच्छे अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज, तो स्लीपर्स विल बिकम स्क्यू ड्यू टू कर्वेचर, देयरफॉर ग्राइंडिंग ऑफ लाइनर्स फॉर फिटिंग्स ऑन सम ऑफ द स्लीपर्स में बी रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा लाइनर वगैरह की ग्राइंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, सो दैट जो भी आपका कर्वेचर है अकॉर्डिंगली आप उसको सीड कर सके। ठीक है, देन कम्स माय नेक्स्ट, pre-curving and sleeper spacing details have been specified for various groups of curvatures applicable for various curvature regions। The details pertaining to relevant range shall be used for providing pre-curving or sleeper spacing। तो उसके लिए बिल्कुल उन्होंने क्लियरली क्या कह दिया है कि जो भी आपको प्री कर्विंग वगैरह करना है, ये प्री कर्विंग एंड स्लीपर स्पेसिंग डिटेल्स हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ कर्वेचर्स applicable for various curvature range। The details pertaining to relevant range shall be used for providing pre-curving and sleeper spacing। है क्या नहीं, आई बात समझ में। तो क्या है, जो प्री कर्विंग किया स्लीपर स्पेसिंग, उसके लिए उन्होंने अलग अलग रेंजेस या ग्रुप दे दिया, उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ कुछ नीचे गाइडलाइंस दी है, जैसे कि यहाँ पर 1 in 8.5, 1 in 8.5 का कर्व अगर आपका आ, 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 ये है थिक वेव स्विच है, और अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है, किसमें इस्तेमाल करना है, कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर टर्नआउट में इस्तेमाल करना है। you know contrary and contrary flexure and similar flexure, है कि नहीं, तो उसी के हिसाब से है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर जो है कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर 1 in 8.5 थिक वेव स्विच के लिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा गाइडलाइंस हमको दिए हैं। क्या है वो, अलग अलग डिग्री के हिसाब से कितना कितना आपको कर्वेचर के लिए ना, जैसे कि आपका है 1 डिग्री स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट में 1 डिग्री है, तो डिग्री ऑफ कर्वेचर 0.5 से 1.5, एंड मैक्सिमम टू 8 डिग्री कर्व है तो 7.5 to 8। एक थोड़ा सा उन्होंने कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर के लिए उन्होंने यहाँ पे आइडिया दिया है। इसको हमको पढ़ना नहीं, हम खाली ये जो है ना करेक्शन स्लिप की ब्रीफिंग कर रहे हैं, है कि नहीं, इसको हम बाद में फुर्सत से पढ़ सकते हैं। तो 1 in 8.5 के लिए लाइकवाइज उन्होंने दिया है कि 1 in 8.5 में किस तरीके से होगा।
कॉन्ट्ररी में, फिर 1 in 16 के अंदर भी उन्होंने दिया है ना। तो ये पूरा जो है, ये देखिए अब ये यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हर पॉइंट इन्होंने यहाँ पे जैसे नॉमेनक्लेचर एसआरजे, एटीएस, हील, टीएनसी, इस तरीके से इन्होंने दे दिया है। और जगह जगह पे ए बी क्या है, ए मतलब मिड पॉइंट और बी क्या है, क्वार्टर पॉइंट। आप समझते हैं ना ये क्या चीज है। ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं कच्चा पक्का डायग्राम बनाऊं तो समझो ये मेरा कर्व है कोई, ठीक है। तो इसमें ये लाइन इस तरीके से आ गई, तो ये हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट और ये मेरे हो जाते हैं क्वार्टर पॉइंट्स ना। तो वहाँ कितने कितने वर्साइन, वर्साइन इन एमएम फॉर मेन लाइन ट्रैक, वर्साइन इन एमएम फॉर मेन लाइन, ये मेन लाइन ट्रैक है तो इसमें वर्साइन यहाँ पर कितना, मिड पे कितना मिलना, और क्वार्टर पॉइंट्स पे कितना कितना ना, ये क्वार्टर पॉइंट, ये क्वार्टर, ये यहाँ से ये क्वार्टर का, यहाँ से ये क्वार्टर का, तो कितने कितने होना वो डिग्री के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर डाइवर्जिंग ट्रैक है ना, मेन ट्रैक, मेन लाइन और डाइवर्जिंग तो समझते होंगे आप लोग। ये मेन लाइन समझो मेरी इस तरीके से हो गई है। और डाइवर्जिंग ट्रैक का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग ट्रैक का मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारा डाइवर्जिंग ट्रैक है कि नहीं। तो मेन ट्रैक में भी कर्वेचर, अभी स्ट्रेट ट्रैक मैंने बना दिया है, ये मेरा ये ट्रैक भी स्ट्रेट नहीं है, ये भी कर्व है क्योंकि कर्व ट्रैक है ना। तो ना समझे मेरी बात। तो वर्साइन इन एमएम फॉर मेन लाइन ट्रैक, वर्साइन इन एमएम फॉर डाइवर्जिंग ट्रैक। तो ये भी मेन लाइन भी थोड़ा सा कर्व्ड होगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने उसको स्ट्रेट बना दिया था। ओके, तो ये अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से दे हैव गिवन इट टू अस। देखो मैंने डायग्राम आप बनाया था, यहाँ पे उन्होंने क्वार्टर और हाफ, मिड, ये सब इन्होंने बना के दिया है ऑलरेडी आपको। तो लेंथ भी आपको दे दिया है, कर्व स्टॉक रेल है ना, टंग रेल, सब चीजें यहाँ पे बेसिकली आपको दी गई थी। ये काफी दोस्तों डिस्क्रिप्टिव ये एनेक्चर है, इसको इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे बताना था कि क्या दिया है। फिर हम लोग फिर से जाएंगे वो पॉइंट जहाँ पर थे हम वहां पे फिर से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे एनेक्चर 4/6, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पैरा 411 पॉइंट नंबर 2 पे आ चुके हम लोग। यानी ये पॉइंट नंबर 17 था, यानी पैरा 411 जिसके अंदर एक कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर का एक पॉइंट था, उसमें पॉइंट नंबर 2 एक ऐड किया गया, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इसी के साथ में पॉइंट नंबर 18 भी देख लेते हैं जरा। पॉइंट नंबर 18 हमारा क्या कहता है, इट इज अ न्यू पॉइंट एडेड, इट इज अ न्यू पॉइंट एडेड, क्या, अ न्यू पैरा 412/3 shall be added to the existing para। एग्जिस्टिंग पैरा 412 है, उसमें पॉइंट 1 and 2 है, उसमें थर्ड पॉइंट को ऐड करना है। तो पहले मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। 412 में पॉइंट नंबर 1 है कर्व्स ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर में, पॉइंट नंबर 1 नॉट फॉलोड बाय रिवर्स कर्व, और सेकंड था फॉलोड बाय रिवर्स कर्व। तो कर्व्स ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर में नॉट फॉलोड बाय रिवर्स कर्व एंड फॉलोड बाय रिवर्स कर्व, दो चीजें थी। अब यहाँ पर एक और चीज क्या ऐड हो गई है, for turnouts laid on curves with thick wave switches, जहां पर भी टर्नआउट थिक वेव स्विच से ले किए गए हैं वहां पर प्री कर्विंग ऑफ स्टॉक एंड टंग रेल शैल बी डन ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, प्री कर्विंग ऑफ स्लीपर स्पेसिंग शैल बी गिवन इन एनेक्चर 4/7। अब आप कहेंगे कि सर यही पॉइंट तो पॉइंट नंबर 17 में भी था। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन फर्क क्या है, फर्क जरा अपने को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि फर्क क्या है। देखिए 417 में भी सेम लाइन लिखी है, देखिए फॉर टर्न ऑफ लेड ऑन कर्व विद थिक वेव स्विचेस, प्री कर्विंग ऑफ स्टॉक एंड टंग रेल शैल बी डन ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, प्री कर्विंग एंड स्लीपर स्पेसिंग शैल बी गिवन इन एनेक्स 4/6। फर्क आपको बताऊं मैं क्या है, पैरा 411 जो आपका बात करता है कर्व्स ऑफ कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर की बात करता है, और 412 बात करता है सिमिलर फ्लेक्चर की। यहां देखें आप, 411 बात करता है आपके कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर की, उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था। 412 बात करता है कर्व्स ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर की, तो उसके लिए भी एक अनेक्चर उन्होंने दे दिया है, जैसे अनेक्चर 4/6 दिया था आपके कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर के लिए, ऐसे अनेक्चर 4/7 दे दिया सिमिलर फ्लेक्चर के लिए। इसी मैनुअल, इसी करेक्शन स्लिप में लास्ट में ये भी दिया गया है, वो भी थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा एनेक्चर 4/7 हमारा क्या है, ये क्या है, प्री कर्विंग रिक्वायरमेंट रिवाइज स्वीपर स्पेसिंग ऑफ 1 in 12 एंड 1 in 16 थिक वेव स्विचेस फॉर सिमिलर फ्लेक्चर टर्नआउट। यहाँ एक चीज आपने गौर किया, यहाँ 1 in 8.5 की बात ही नहीं की है। सिमिलर फ्लेक्चर के अंदर, कर्व के अंदर है ना, जो है जहां तक है मैनुअल ने मना किया है 1 in 8.5 टर्नआउट को ना डाला जाए, मना किया है क्योंकि कर्वेचर और ज्यादा शार्प हो जाता है ना, वहां मना किया था। 1 in 12 और 1 in 16 के लिए दिया है यहाँ पर उन्होंने, बस ये एक थोड़ा सा चेंज है, ये सिमिलर फ्लेक्चर के लिए, वो कॉन्ट्ररी के लिए था, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम। अब इसको मैं सिर्फ स्क्रॉल करते आपको लेके चला जाऊं, उसमें और आपको कुछ नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस खाली सिमिलर फ्लेक्चर एंड कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर, बस इतना ही फर्क है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया, पॉइंट नंबर 17 और 18 हमने कवर कर लिया। हम आपको अभी और आगे लेकर जाते हैं। पैरा 4 टू 9, सॉरी, पॉइंट नंबर 19 है। पॉइंट नंबर 19 है, पैरा जो है हमारा क्या है, 4 टू 9। ठीक है, तो पैरा 4 टू 9 उसमें 1A, उसको इस प्रकार से उन्होंने चेंज किया है। 4 टू 9 1A में कुछ चेंज किया गया, 1A में चेंज किया गया और 1G में भी चेंज किया गया है, इवन 3E, बहुत सारी जगह चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। हम एक एक करके पैरा 4 टू 9 में हम पहले चले जाते हैं। ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे एग्जिस्टिंग मैनुअल में, पैरा 429 में। ये पॉइंट नंबर 1, मेंटेनेंस इन जनरल, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये हेडिंग है पैरा 429 का। इसके अंदर पहला पॉइंट है मेंटेनेंस। ठीक है, ठीक है। तो पैरा 429 में जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस इन जनरल पॉइंट नंबर 1 है। इसके अंदर कहाँ कहाँ चेंजेस उन्होंने बताया, तो पहला ही पॉइंट में चेंज बताया, पैरा 429 1A। तो 1A पहले क्या था, अभी क्या देख लेते हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड, अर्लियर का पढ़ रहा हूँ पहले, बाद में अभी वाला देखेंगे। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड विदाउट, क्या कहा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड विदाउट 1 in 20 कैंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग। ये पहले का है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड विदाउट 1 in 20 कैंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग। ठीक है, यानी कि 1 in 20 का कैंट हम लोग नहीं देता टर्नआउट में ना, आज की तारीख में प्रैक्टिस यही है कि नहीं, यही है। अब आगे क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं जरा हम लोग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड विदाउट 1 in 20 कैंट एक्सेप्ट कैंटेड टर्नआउट एज पर अप्रूव डिजाइन। यानी देखिए इसमें भी कहा कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में 1 in 20 का कैंट ना दे, लेकिन फिर बाद में क्या कहा, एक्सेप्ट कैंटेड टर्नआउट्स, कैंटेड टर्नआउट्स विद अप्रूव डिजाइन। ठीक है, तो क्या कहा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में 1 in 20 का कैंट इसमें भी नहीं देने की बात हुई है, लेकिन क्या कहा, एक्सेप्ट कैंटेड टर्नआउट्स एज पर अप्रूव डिजाइन। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक हमारे भारतीय रेलवे में जितने भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग के टर्नआउट्स हुआ करते थे, उसके अंदर 1 in 20 का जो रेल में कैंट होता है ना, स्लीपर को थोड़ा कैंट करके हम लोग कैंट दे देते कोनिंग ऑफ व्हील को मैच करने के लिए, तो टर्नआउट में नहीं था। लेकिन अब जो फ्यूचर में आने वाले हैं टर्नआउट्स, उसके अंदर कैंटेड टर्नआउट्स बनने वाले हैं, मतलब डिजाइन प्रोसेस में है ये ऑलरेडी। मैंने काफी दिनों पहले इसके बारे में पढ़ा भी था कहीं लिटरेचर। तो भारतीय रेलवे जो है ये अपना कैमटेक के जो है लिटरेचर मैंने पढ़े थे, तो उसके अंदर मेंशन किया गया कि कैंटेड टर्नआउट आने वाले हैं। तो वही उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए कोई भी चीज का जिक्र अगर मैनुअल में आना शुरू हो गया, आप समझ जाए कि वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो आने वाला है। बहुत दिनों पहले हमको कहा था कि ट्रांजिशन कर्व के अंदर जो है कैंट अप टू 165 तक आप जा सकते हैं, 185 तक, है कि नहीं। तो 165 के ऊपर था नहीं पहले, तो बाद में कहा था कि ट्रांजिशन कर्व को ले कर सकते हैं 185 तक। आज मैक्सिमम कैंट हो गया 185। इसी तरह से बलासलेस ट्रैक के बारे में कुछ बात हुई थी, अब उन्होंने कह दिया ये इस करेक्शन स्लिप से कि भाई आपके जो कटिंग्स होंगे, जहाँ पे आपके टनल्स होंगे और वायर डक्ट होंगे, वहां पर आप जो है सहूलत के हिसाब से बलासलेस ट्रैक लेकर कहने लगे ना। तो ये भी है कि अभी थोड़े दिनों बाद कैंटेड टर्नआउट्स भी आएंगे, तो माइनर मॉडिफिकेशन हैज बीन डन। इधर तक तो बिल्कुल सेम है, 1 in 20 कैंट तक बगैर रहेगा, लेकिन आगे कह दिया एक्सेप्ट कैंटेड टर्नआउट्स एज पर अप्रूव डिजाइन। तो कैंटेड टर्नआउट होंगे उसके 1 in 20 का कैंट होगा। हाँ, और इसी के बाद में पॉइंट नंबर 1 में ही जी पॉइंट, जी, ये देख लेते हैं ये क्या है। इसमें क्या लिखा भी, करेक्ट स्पेसिंग ऑफ स्लीपर शुड बी एंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेआउट ड्राइंग्स। The standard spacing of sleepers for turnout for 1 in 8.5 and 1 in 12 turnouts are given in annexure 4/2। लेकिन स्लीपर का स्पेसिंग के बारे में अनेक्चर वगैरह है, तो क्या कहा, करेक्ट स्पेसिंग ऑफ स्लीपर शुड बी एंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लेआउट ड्राइंग्स। ठीक है, ये पुराना मैनुअल है, यानी मैनुअल में करेक्शन के पहले का पार्ट है। आप क्या कह रहे हैं जी में, देखो इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या कहा यहाँ पर, correct spacing of sleepers should be ensured according to the standard layout drawings. The standard spacing of sleepers for 1 in 8.5 and 1 in 12 are given in annexure 4/2। ठीक है, ये भी चेंज है क्या, नहीं है चेंज, इतना ही, ये तो बिल्कुल उतना ही लाइन है ना, जितना यहाँ पे कहा था वो सेम टू सेम यहाँ तक सेम है, यानी अप टू दिस पॉइंट इट इज सेम। नया क्या आया है वो यहाँ है, फॉर कैंटेड टर्नआउट,
जब कैंडिडेट टर्नआउट आएगा अप्रूव डिजाइन वाला, तब की बात हो रही है। फॉर कैंडिडेट टर्नआउट द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स एज पर अप्रूव्ड आरडीएसओ डिजाइन शैल बी यूज्ड। क्या कहा, कैंडिडेट टर्नआउट में जो स्लीपर की स्पेसिंग होगी तो आरडीएसओ कि अप्रूव डिजाइन के हिसाब से होगा। तो जाहिर सी बात है जब कैंडिडेट टर्नआउट आएगा तो उसका भी एक अलग से हमको एनेक्स्चर दे दिया जाएगा, उसमें स्लीपर स्पेसिंग मेंशन की जाएगी, हमें उसको फॉलो करना है, हमें उसे फॉलो करना है, एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसी पैरा में पैरा 429 में ही हम लोगों को पॉइंट 3 में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना, 3E में। तो पहले मैं आपको 3E में लेके चल जाता हूँ पहले वहां पर, फिर बाद में यहाँ पर लेकर आता हूँ आपको, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। तो ये हम पॉइंट नंबर 1 के अंदर है, ये 2 है, एंड देन ये पॉइंट नंबर 3, और 3 में भी क्या कहा, ई कहा उन्होंने ना। तो पॉइंट नंबर 3 पैरा 429 पॉइंट नंबर 3 उसके अंदर ई एग्जिस्टिंग वाला है, ये इस प्रकार से है ना, इसको आप एक बार देख सकते हैं। वी कैन गो थ्रू दिस, ये हमारा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये हमारा एग्जिस्टिंग है पैरा 429 3E। अब यहां पर क्या कहा उन्होंने, यहां पर उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल नोज रोल नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी 10 mm एक्सेप्ट वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग ना। तो यहाँ पर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का जिक्र नहीं है। मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल नोज ऑफ क्रॉसिंग शैल बी 10 mm, ये ऐसे ही था ना पहले। अब ऐड क्या हो गया है, ऐड क्या हो गया है, ये ऐड हो गया, एक्सेप्ट बिल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग फॉर विच लिमिट विल बी 8 mm। क्या बात समझ में आई बात आपको, ये एक ऐड हुआ है यहाँ पर। क्या कहा कि भाई कोई भी आपकी क्रॉसिंग होगी तो उसमें वर्टिकल वियर जो विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग पे होता है वो 10 mm होगी, लेकिन अगर वो वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग है तो उसकी वियर की लिमिट कितनी होगी, वर्टिकल वियर की लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर की लिमिट, तो इट विल बी 8 mm ओनली। ध्यान में रखे, ये एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ नई चीज है तो आने के चांसेस संभावनाएं बढ़े। तो मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर आमतौर पर 10 mm है विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग पे, लेकिन अगर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग है तो उसकी वियर की लिमिट कितनी है, 8 mm की है, ठीक है, 8 mm की है। और उसके अलावा क्या चेंजेस है मैं जरा देख लेता हूँ। However, on Rajdhani Shatabdi route, as a good maintenance practice, crossing and wing rails should be planned for reconditioning, resurfacing by welding on reaching the following limits: built up में 6 mm, CMS में 8 mm। यहाँ कोई चेंज नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, यानी एक चेंज हमने जो देखा वो यहाँ था, ये पार्ट मैंने कह दिया वो हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे इन्होंने थर्ड पॉइंट ऐड क्या कर दिया, बिल्ट अप सीएमएस। अब WCMS आ गया है ना, यानी कि बिल्ट अप में 6 mm, सीएमएस में 8 mm, ये वैसे ही है। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के अंदर कितना होगा, 6 mm होगा। अब आप कहेंगे कि सर वहां 8 था ये 6, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ये गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, देखिए ये मैक्सिमम परमिसिबल वियर 10, लेकिन जब 10 था तो बिल्टअप में 6 mm, सीएमएस में 8 mm, ये गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस था कि ये होने के बाद आप क्या करेंगे, आप रिकंडीशनिंग या रीसरफेसिंग कर देंगे, बराबर, ये था। अब मैक्सिमम लिमिट 10 थी ना, ऐसे ही वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में मैक्सिमम लिमिट 8 है, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में मैक्सिमम लिमिट 8 है, लेकिन गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी रिकंडीशनिंग कब की जाएगी, कब की जाएगी रिकंडीशनिंग, तो की जाएगी 6 mm पर। 6 mm होने पर आपको रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी या रीसरफेसिंग करनी पड़ेगी वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग की। आई बात समझ में, ये एक चेंज है आपको, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आपका जो है ये जो नोट पॉइंट है, नोट भी जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है नहीं। तो नोट में 52 kg 60 kg हीट ट्रीटेड वेल्डेड क्रॉसिंग, दो चीजें थी है ना, ये थी ना। तब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इसको बिल्कुल भी चेंज ही कर दिया है। विंग रेल वियर फॉर नोज वेयर वियर एट ANC बिहाइंड 100 mm है ना, इसको उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। या पहले क्या था, इन केस ऑफ सीएमएस क्रॉसिंग फॉलोइंग डायमेंशन शुड बी डिडक्टेड टू अकाउंट फॉर स्लोप इन कास्टिंग ऑफ विंग रेल टू 1:20 फ्रॉम द वियर मेजरमेंट। तो ये 52 kg में 2 mm था और 60 kg में 2.5 mm था, हीट ट्रीटेड वेल्डेड में 3.5 था। अब उसको थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, ये हेडिंग्स आपकी सेम है, इसके अंदर सीएमएस, वेल्डेड सीएमएस क्रॉसिंग, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग और हीट ट्रीटेड वेल्डेड क्रॉसिंग, तीनों चीजें हैं। और वो माइनस यहाँ पर भी
वैसा ही करना है 1/20 में से, लेकिन कितना कितना करना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, उसको अलग अलग हेडिंग्स में दे दिया। फॉर विंग रेल वियर, विंग रेल की वियर, और दूसरा कह दिया फॉर नोज वियर एट एएनसी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और कह दिया नेक्स्ट फॉर नोज वियर एट 100 mm बिहाइंड एएनसी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये तीन जगह, फॉर विंग रेल वियर, फॉर नोज वियर एट एएनसी, फॉर नोज वियर एट 100 mm बिहाइंड एएनसी। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे दी है उन्होंने, वो हमको देख लेना। बिल्ट अप हीट ट्रीटेड के लिए आपका जो है 0 है, सीएमएस क्रॉसिंग 52 kg की तो 2 mm है, और सीएमएस या वेल्डेड सीएमएस क्रॉसिंग है तो 2.5। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग ये सारी वैल्यूज दी गई है। मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ये आपके सामने है फिगर्स सारे, है कि नहीं, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पैरा 430 में अब हम जाएंगे। ये पैरा 429 था, अब हम जाएंगे पैरा 430 में जाएंगे। देखिए पैरा 430 के अंदर क्या चेंजेस है, तो पॉइंट नंबर 1 में कुछ चेंजेस उन्होंने बताया है। तो अब तक क्या था जनरल, देयर आर टू वेल्डिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ क्रॉसिंग, मैनुअल मेथड कंसिस्टिंग ऑफ H3B and H3C टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर reconditioning of switches and crossing. Reconditioned switches shall be done on cells outside the track, built up crossing on cells or in situ, CMS crossing in depot, so and so. रोबोटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे CMS क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग के लिए, यहाँ पर भी आपके ट्रैफिक डेंसिटी 30 GMT से ज्यादा है, और ये सो एंड सो इस प्रकार से ब्ला 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 दिया था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है उन्होंने, बहुत छोटा सा पैराग्राफ बना दिया। क्या कहा, ऑन ऑल रूट्स क्रॉसिंग ऑफ ऑल टाइप्स, क्या कहा, सारे रूट पे सभी प्रकार की क्रॉसिंग दे कैन बी रिकंडीशन इन सीटू और आउटसाइड द ट्रैक, साइट पर भी कर सकते हैं, ट्रैक के बाहर भी कर सकते हैं, यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी द्वारा। हावेवर switches shall always be reconditioned outside the track। समझ में आ रहा है आपको फर्क? दो पार्ट होते हैं मेन हमारे किसी भी टर्नआउट के, है कि नहीं, बराबर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग हम कहते हैं ना। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रॉसिंग की, तो क्या कहा, कोई भी क्रॉसिंग हो किसी भी टाइप की, किसी भी रूट की, उसकी रिकंडीशनिंग साइट पे भी ऑन द स्पॉट इन सिटू भी कर सकते हैं, और ट्रैक के बाहर क्रॉसिंग निकाल के भी कर सकते हैं रोबोटिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी द्वारा, बराबर। लेकिन स्विचेस के लिए क्या कहा, स्विचेस के लिए क्या कहा, नहीं स्विचेस में ऐसा नहीं। However, switches shall always be reconditioned outside the track। स्विच को जो है ट्रैक के अंदर रिकंडीशनिंग नहीं कर सकते, उसको बाहर ही लेके करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहा मैनुअल मेथड कंसिस्टिंग ऑफ H3B and H3C टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ स्विचेस। तो स्विच की रिकंडीशनिंग के लिए H3B या H3C टाइप के इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। पहले क्या था, पहले क्या था, यहाँ पर उन्होंने बताया था H3B H3C को इस्तेमाल कर सकते हैं स्विचर और क्रॉसिंग दोनों के लिए कहा था। फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए कहा था कि 30 GMT से ज्यादा होगा तो करेंगे, ये बहुत सारी चीजें दी थी। तो उसको सिंप्लीफाई करके कह दिया कि भाई नहीं, कोई भी रूट हो, कोई भी क्रॉसिंग हो, तो आप जो है रोबोटिक वेल्डिंग द्वारा ही उसकी रिकंडीशनिंग करेंगे, चाहे आप उसको साइड पे करें, चाहे फिर आप ट्रैक के बाहर निकाल के करें। लेकिन मैनुअल मेथड में यानी स्विचेस के अंदर कहा कि भाई हमेशा हमेशा जो हम क्या करेंगे, स्विच की रिकंडीशनिंग ट्रैक के बाहर ही होगी, अंदर नहीं होगी। उसमें H3B और H3B और H3C टाइप के इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में जो चेंजेस है पॉइंट नंबर 23, ये है दोस्तों हमारा, ये है दोस्तों हमारा पैरा 433, पॉइंट नंबर 23 पैरा 433। दिस शैल बी एडेड चैप्टर एज फॉलोज। ठीक है, क्या कहा, स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन, स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन ना, ये एक नया पॉइंट है, इसको ऐड करना है। मैं आपको खाली पैरा 433 आपको दिखा था, पैरा 433 नहीं है, 432 तक ही पैरा है, दिखा देते हैं फिर भी आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था हमारे चैप्टर में, यहाँ पर पैरा 432 रोबोटिक रिकंडीशनिंग। इसके बाद हमारे एनेक्सर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर चैप्टर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक और पैराग्राफ न्यू पैरा ऐड करने के लिए कहा है, क्या है वो,
स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन, एक आरजीएम मशीन कहते हैं ना, रेल ग्राइंडिंग मशीन 72 स्टोन वाली आती है, जो आपके ट्रैक के अंदर जो भी कॉर्रुगेशंस वगैरह होती है, रेल की ग्राइंडिंग करती है। ऐसी ही एक मशीन हमारे पास और है, दैट इज एसआरजीएम स्विच, जो क्या करती है, आरजीएम कहा था प्लेन ट्रैक, प्लेन ट्रैक यानी कि स्ट्रेट होने दो, कर्व होने दो, उसकी ग्राइंडिंग करेगी। और ये एसआरजीएम क्या करेगी, एज द नेम सजेस्ट, स्विच की ग्राइंडिंग करेगी। तो क्या कहा, स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन कैन बी यूज्ड to ensure grinding of turnouts, level crossings, curves with check rails, and other stretches where it is not possible to use mainline RGM due to track structure or geometry constraints। यानी सिंपल भाषा में दोस्तों अगर कहा जाए तो जहां पर आपकी साधारण आरजीएम काम नहीं कर सकती है, जहां साधारण आरजीएम आपकी रेल की ग्राइंडिंग नहीं कर सकती, घिसाई नहीं कर सकती, वहां स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चाहे फिर आपका टर्नआउट का ग्राइंडिंग हो, चाहे लेवल क्रॉसिंग का ग्राइंडिंग हो, चाहे कोई गोलाई ऐसी हो जिसमें चक्रेल लगी हुई है, चक्रेल नहीं निकालना है हमको, फिर भी ग्राइंडिंग करना है, तो कर्व्स विद चक्रेल एंड अदर स्ट्रेचेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज मेन लाइन आरजीएम। ये ऐसी जगह जहां पर मेन लाइन आरजीएम आप नहीं चला सकते, है कि नहीं, क्यों, ड्यू टू ट्रैक स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ट्रैक स्ट्रक्चर वैसा है या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स है, वहां स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड यानी कि किया जा सकता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 24 पैरा 14 of annexure 4/3 IRPW shall be read as under, but it is not actually basically para 14, it should be point number 14। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने गलती से पैरा लिख दिया, पार्ट लिखना चाह रहे थे वो, पार्ट 14 ऑफ एनेक्चर 4/3 shall be read as under उन्होंने दिया है ना। ठीक है, तो ये मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, पार्ट 14 एनेक्चर 4/3 में देखिए, एनेक्चर 4/3 है, पैरा 429 प्रोफार्मा फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से। तो पार्ट नंबर 14 के बारे में बात हुई है, ये 13 नंबर हो गया, ये हो गया 14, लेकिन ये करेक्शन स्लिप नंबर 15 से थोड़ा इसके अंदर चेंजेस किए गए थे, लेकिन वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट, और ये सीएमएस क्रॉसिंग कुछ यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा सा डिटेल ऐड किया था यहाँ पर ना, एट एएनसी 100 mm फ्रॉम एएनसी एंड एट 3 जगह पे अलग अलग उन्होंने दिया था। अब यहाँ पे फिर उन्होंने क्या कह दिया, वियर ऑफ क्रॉसिंग टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट एज, टू बी मेजर्ड विद स्ट्रेट एज, ये तो वैसे ही है। फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल वियर फॉलोइंग वैल्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो क्या कहा, विंग रेल के लिए उन्होंने इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है कि नहीं, यानी बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, वेल्डेबल और हीट ट्रीटेड क्रॉसिंग का भी जो है यहाँ थोड़ा सा उन्होंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे पहले क्रॉसिंग का टाइप मेंशन नहीं था दोस्तों, आप देखें इसके अंदर कौन से टाइप की क्रॉसिंग मेंशन है क्या, खाली यहाँ लिखा था सीएमएस क्रॉसिंग, सिर्फ सीएमएस क्रॉसिंग के लिए था। अब क्या है, फॉर बिल्टअप या हीट ट्रीटेड क्रॉसिंग विंग रेल वियर, सीएमएस क्रॉसिंग 52 kg की है तो कितना, सीएमएस क्रॉसिंग या वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग 60 kg है तो कितना वियर, है कि नहीं। ये आपको वियर कितना मेजरमेंट में से कितना माइनस करना है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर नोज वियर एट एएनसी उसकी कुछ वैल्यूज है, इसी तरह से आपके नोज वियर एट 100 mm बिहाइंड एएनसी। ये हो गया दोस्तों, ठीक है, वैल्यूज आप बाद में देख लेना, मैं कॉन्सेप्ट बताने में इंटरेस्टेड हूँ। आगे बढ़ते हैं, पैरा 20 पॉइंट नंबर 25, आई एम सॉरी, इट इज पॉइंट नंबर 25, दैट इज पैरा 10 ऑफ annexure 4/3। again it is not para, it is actually part 10, part 10 of annexure 4/3। ठीक है, वो उसको पैरा कहते होंगे, मैं उसे पार्ट कह रहा हूँ, है कि नहीं, सीरियल नंबर कहो, पार्ट कहो, पैरा कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो annexure 4/3 के अंदर भी इसी प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, मैं ये पैरा annexure 4/3 में आपको थोड़ा लेके तो जा सकता हूँ थोड़ा सरसरी तौर पर, ये 4/3 है आपका। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, 4/3 और 4/3 में फर्क क्या है, ये भी जानना जरूरी है ना, ये भी जानना जरूरी है। देखिए ये क्या है दोस्तों, हमारा जो इंस्पेक्शन होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का दो टाइप का होता है, एक होता है डिटेल्ड इंस्पेक्शन, वो है आपका एनेक्चर 4/3, वो है आपका एनेक्चर 4/3 जो हमने अभी जिक्र किया, जिसके बारे में हमने अभी देखा।
और 4/3A आपका जो है इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन है। 4/3A आपका जो है इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन है। तो देखिए एनेक्चर 4/3A इट इज नथिंग बट इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के कोई चेंजेस हैं, थोड़े से पॉइंट नंबर 10 में चेंज कर दिया यहाँ पे, यानी इसमें वहां जो पॉइंट 14 में मेंशन था वो चीज यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वियर के बारे में, तो उसको भी यहाँ पर उन्होंने विंग रेल वियर फॉर नोज वियर एट एएनसी, नोज वियर एट 100 mm बिहाइंड एएनसी दे दिया है। जिक्र इसका भी मैं नहीं करूंगा, बस चेंजेस मैंने आपको बताना था, बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, पॉइंट नंबर 26 हम ऑलरेडी देख चुके दोस्तों। अ न्यू एनेक्चर 4/6 शैल बी एडेड टू चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईआरपीडब्ल्यूएम। इसको हमने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों ना, मैं आपको जब पीछे पॉइंट नंबर 17 में लेकर गया था, तो कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर में दिखाना था ना आपको मुझे, थिक वेब स्विच के कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर में, तो वो एनेक्चर 4/6 था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको हमें देखना नहीं है। इसी तरीके से अगला जो पॉइंट नंबर 27 है, ये भी वैसे ही है, अ न्यू एनेक्चर 4/7 शैल बी एडेड टू चैप्टर नंबर 4। ये भी हमने देख लिया, ये सिमिलर फ्लेक्चर के लिए था, ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में जो जो चेंजेस थे हमने देख लिया। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या चेंजेस है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या चेंजेस है, तो यहाँ उन्होंने दिया है पैरा 612.9, ये न्यू पैरा ऐड किया गया एज मेंशन्ड फ्रॉम हियर, a new para 612.9 shall be added to the existing para 612 of IRPWM 2020। ठीक है, तो इसको भी पैरा 612 में हम जरा जाएंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पैरा 612 है आपका कॉजेज ऑफ रेल डिटोरिएशन, कॉजेज ऑफ रेल डिटोरिएशन, रेल खराबी के कारण, जो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, करोजन एंड रस्टिंग हो गया आपका, वियर ऑन रेल टेबल, फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल, वियर ऑन गेज फेज, हॉगिंग ऑफ रेल एंड्स, बैटरिंग ऑफ रेल एंड्स, व्हील बर्न एंड कॉरुगेशन, ये 8 डिफेक्ट्स दिए गए थे। कितने? 8 डिफेक्ट्स, अलग अलग मेजर क्लासिफिकेशन 8 आपको बताए गए थे। अब उसके अंदर एक न्यू पैरा ऐड करना है, दैट इज रेल फ्लॉ, यानी कि यूएसएफडी का जो फ्लॉ था उसके बाद चल रही है। ड्यूरिंग सर्विस लाइफ ऑफ रेल, वेरियस अदर फ्लॉज लाइक हेड चेक्स, स्पॉलिंग, शेलिंग, स्क्वैट्स एटसेट्रा मे डेवलप विच मे हैव टू बी अटेंडेड। देखिए दोस्तों, ये रेल के डिफेक्ट के अंदर तो आते हैं, लेकिन इसके बारे में मैनुअल में जिक्र नहीं किया गया था, उन्होंने इसको जिक्र कर दिया है। आप अगर आप इरिसन की बुकलेट देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी, हेड चेक, स्पॉलिंग, शेलिंग, स्क्वाड सब मिलेंगे आपको। तो क्या कहा, ड्यूरिंग सर्विस लाइफ ऑफ रेल, वेरियस अदर रेल फ्लॉज लाइक हेड चेक्स, स्पॉलिंग, शेलिंग, स्क्वाड्स एटसेट्रा में डेवलप विच में हैव टू बी अटेंडेड। जब भी ये डेवलप होंगे तो इसको क्या करना है, इसको अटेंशन देना है, अटेंड करना है। आज भी पीडब्ल्यूआई जब मैनुअल में नहीं था तभी भी वो उसको बदली तो करते ही थे, भले मैनुअल में नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि अपने तजुर्बे के आधार पर उनको पता है भाई ये चीज अच्छी नहीं है, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल, तो बदल देते थे। अब इसको मैनुअल ने कह दिया और अच्छा लीगलाइज हो गया वो, है कि नहीं। तो ये हो गया पैरा 612 में नया पॉइंट एक ऐड करना था, पॉइंट नंबर 9। इसी तरह से पैरा 613 का 2G में थोड़ा सा कोई चेंज है, 613 का 2G, पैरा 613 पॉइंट नंबर 2, देखो रेल मेंटेनेंस टू रिड्यूस रेल डिटोरिएशन हेडिंग है, पॉइंट नंबर 2 में ABC एंड DEFG ना, तो ये जी लास्ट वाला पॉइंट था हमारा 613 का। जी क्या था पहले पढ़ लेते हैं इसको जरा। ट्रेन वाटरिंग अरेंजमेंट शुड बी अवॉइडेड ऑन द रन थ्रू मेन लाइंस एज फार एज पॉसिबल। भाई ट्रेनों में वाटरिंग करनी पड़ती ना पैसेंजर ट्रेनों के अंदर, तो क्या कहा, ट्रेन वाटरिंग अरेंजमेंट शुड बी अवॉइडेड ऑन द रन थ्रू मेन लाइंस एज फार एज पॉसिबल। Proper drainage should be ensured in yard or station lines, including washing lines, washable aprons, train watering lines, etc. ठीक है, आई बात समझ में। और दो चीजें कही, एक तो निरंतर मेन लाइन में पानी भरना नहीं है आपको जहां तक मुमकिन है, और अच्छा यार्ड और स्टेशन लाइन में अच्छा ड्रेनेज मेंटेन किया जाए, जहां पर वॉशिंग लाइन, वॉशेबल एप्रॉन या ट्रेन वाटरिंग लाइंस वगैरह होंगी तो। ठीक है, ये उन्होंने कहा था पहले। अब क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ट्रेन वाटरिंग अरेंजमेंट शुड बी अवॉइडेड ऑन द रन थ्रू मेन लाइंस एज फार एज पॉसिबल, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही बात है। Proper drainage should be ensured in yard station line, including washable lines, washable apron, ballastless track, ये मेरे ख्याल से नया टर्म यहाँ पर नहीं चाहिए, ballastless track and train watering lines। ballastless track पहले नहीं था,
एंड ट्रेन वाटरिंग लाइंस ना। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर अगर कोई चीज नहीं है वो ये है, बलास्टलेस ट्रैक के लिए भी एप्लीकेबल है। नहीं, मैंने कहा ना, अभी बलास्टलेस ट्रैक का जमाना आ रहा है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती जा रही है। दिस एग्जिस्टिंग ट्रैक स्ट्रक्चर विद बलास्टेड ट्रैक, जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे कुशन आपको उतना ज्यादा देना है। कहाँ तक आप जाएंगे, आपको ओएची का क्लियरेंस का रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बलास्टलेस ट्रैक भारतीय रेलवे में आनी ही थी। अब इसको उन्होंने इस करेक्शन स्लिप द्वारा जगह जगह पे टनल में, वायर डक्ट में, कटिंग वगैरह में, डीप कटिंग वगैरह उन्होंने बता दिया। धीरे धीरे पूरा ट्रैक स्ट्रक्चर आपका चेंज होना है, तो उसके लिए बलास्टलेस ट्रैक का जिक्र कर दिया गया है। क्या कहा कि भाई जहां पर बलास्टलेस ट्रैक भी होगा वहां प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करो। सिंपल भाषा में यही है, प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी इंश्योर्ड इन बलास्टलेस ट्रैक। ठीक है, ये एक चेंज है इसके अंदर बाकी चीजों के अलावा। इसी तरह से पैरा 613 पॉइंट नंबर 4 में भी हम चले जाते हैं। पैरा 613 पॉइंट नंबर 4, ये 612 है, 613 है हमारा, सॉरी 614, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ 613 का पॉइंट नंबर 4। ठीक है, वो है रिपेयर्स टू व्हील बर्न ना। 613 का पॉइंट नंबर 4 क्या है, रिपेयर्स टू व्हील बर्न। दिस कुड बी कैरिड आउट एट साइट बाय रिप्लेसिंग द अफेक्टेड लेन। अभी क्या है, जब भी आपका कहीं पे व्हील बर्न आपको दिखा तो आप क्या करते हैं, रेल बदली कर देते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, अभी आप कुछ अलग कहा है क्या, उन्होंने देख लेते हैं। रिपेयर्स टू व्हील बर्न्स, कॉरुगेशन और रेल फ्लॉस। क्या कहा, जहां पर भी व्हील बर्न हुई है, जहां पर भी कॉरुगेशन है, या जहां पर भी रेल फ्लॉ है सरफेस पे, उसकी बात चल रही है। तो क्या कहा, अब ऑप्शन दे दिया। ये पार्ट तो पुराना है, दिस कुड बी कैरिड आउट एट साइड बाय रिप्लेसिंग द अफेक्टेड लेंथ, ये पुरानी बात थी। नई बात क्या आ गई इसके अंदर, या फिर ग्राइंडिंग या मिलिंग कर दी जाएगी रेल की। भाई व्हील बर्न है, सरफेस डिफेक्ट है, कॉरुगेशन सरफेस डिफेक्ट है, रेल में सरफेस पे फ्लॉ है, सरफेस डिफेक्ट है। क्या करेंगे, उसको बदली करना तो पुरानी बात थी, बदली कर सकते, नहीं तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर दो, मिलिंग कर दो, तो वही रेल जो है बदली करने की जरूरत नहीं, वो डिफेक्ट निकल जाएगा। सरफेस डिफेक्ट है ना, ये सरफेस डिफेक्ट है ना। तो बस यही चीज यहाँ पर उन्होंने कह दी। ठीक है, तो पैरा 613 पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर ये ऐड हो गया कि बाय ग्राइंडिंग और मिलिंग ऑफ रेल, ये भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 31 फ्रेंड्स, क्या कहा, अ न्यू पैरा 613 पॉइंट नंबर 5 शाल बी ऐड। पैरा 613 में एक 4 पॉइंट से 5वां पॉइंट ऐड करने के लिए कहा है। पैरा 613 ने 4 ही पॉइंट थे ना, रिक्वेस्ट टू व्हील बस, तो इसी के नीचे एक और पॉइंट कह दिया उन्होंने, ऐड कर दें। क्या कहा, क्या कहा उसके बारे में, ग्राइंडिंग ऑफ रेल्स, रेल ग्राइंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी। रेल ग्राइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी है। क्या करती है वो, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द असेट रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड सर्विस लाइफ बाय रिड्यूसिंग द डैमेज टू द रेल व्हील एंड अदर ट्रैक कंपोनेंट्स। यानी रेल आरजीएम की अहमियत बताई जा रही है। पहले आपको पैरा 702 के अंदर आरजीएम चलाना है, जहां पर आपका 60 केजी 90 यूटीएस रेल है, जहां चल रही है वहां जीएमटी 1000 हो गई, इतना ही जिक्र था पूरे मैनुअल में, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं थी आरजीएम के बारे में। अब यहाँ पे उन्होंने उस पर एम्फोसाइज किया है कि नहीं। क्या कहा, रेल ग्राइंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी which helps in improving the asset reliability, safety and service life by reducing the damage to the rail। उससे क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका जो है ना ट्रैक के एसेट की रिलायबिलिटी भी बढ़ा देता है, सेफ्टी भी इंश्योर करता है, और आपके जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, चाहे वो रेल हो, व्हील हो या अदर ट्रैक कंपोनेंट, सर्विस लाइफ भी बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में बात करते हैं हम लोग, रेल के ऊपर सरफेस डिफेक्ट पैदा हो गया, चाहे वो व्हील बर्न हो, चाहे वो कॉरुगेशन हो, चाहे वो कुछ और हो, क्या होगा जब वहां से गाड़ी पास होगी, तो झटके लगेंगे, एक्सेस वाइब्रेशन होगा, आपकी रबर पैड क्रश होगी, आपके स्लीपर के ऊपर भी लोड आएगा, वो भी जो है हो सकता है कि उसके अंदर भी नॉचिंग पैदा हो, नीचे बलास्ट पल्वराइज होगी तो पैकिंग लो होगी, दुनिया भर की चीजें। बस आपने का आरजीएम चला दिया तो सरफेस स्मूथ हो गया, ये चीजें नहीं होगी, लेकिन तो सेफ्टी भी इंश्योर हो गई। और देखो जहां पे ज्यादा वाइब्रेशन होगा वहां डैमेज या फ्रैक्चर का चांसेस ज्यादा होता है, जब आपने सरफेस को स्मूथ कर दिया तो ये चीजें हट गई। इसलिए कहा रेल ग्राइंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एसेट रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड सर्विस लाइफ बाय रिड्यूसिंग द डैमेज टू द रेल व्हील एंड अदर ट्रैक कंपोनेंट्स। फिर क्या कहा, रेल ग्राइंडिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ व्हील बर्न्स, corrugation
एंड अदर रेल फ्लॉस। रेल ग्राइंडिंग मशीन क्या करती है, व्हील 1 को निकाल देती है, कॉरुगेशन है तो निकाल देती है, या सरफेस पे कोई रेल में फ्लॉ होगा, इंटरनल वाला नहीं निकालेगी भाई, इतना समझ ले। जो सरफेस पे जो डिफेक्ट पैदा होते हैं ना, रेल में कोई फ्लॉ वगैरह है, वो निकल जाएंगे। तो कॉरुगेशन अदर रेल फ्लॉस, ठीक है, ये कह दिया। फिर आगे क्या कहा, रेल ल्यूब्रिकेशन शुड बी यूज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ पैरा 424। पैरा 424 में जैसे रेल ल्यूब्रिकेशन वगैरह के बारे में बात हुई है, उसको करना है हमें, ये यहाँ पे उन्होंने हमें कह दिया है। ठीक है, आई बस रेल ल्यूब्रिकेशन शुड बी यूज एज पर द प्रोविजंस ऑफ पैरा 424। सिंपल भाषा में दोस्तों देखो तो वियर ऑन आउटर रेल ऑफ कर्व, तो इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन के बारे में बात चलती थी। तो वियर ऑन द आउटर रेल ऑन द कर्व कैन बी रिड्यूस्ड बाय ल्यूब्रिकेटिंग द गेज फेस, और ये सारी सारी चीजें ल्यूब्रिकेशन, ट्रैक माउंटेड ऑटोमेटिक गेज फेस ल्यूब्रिकेटर वगैरह प्रोवाइड करना, हाँ ये सारी की सारी चीजें ना। तो ये यही सब चीजें जो है उन्होंने कह दिया है, ये पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ये कह दिया कि भाई उसके साथ रेल का ल्यूब्रिकेशन आपको कर देना है। अभी अगेन हम लोग पैरा 662 चैप्टर नंबर 6 में ही है हम लोग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है चेंजेस के बारे में, पैरा 662 1B शैल बी रेड एज अंडर, यानी कुछ चेंजेस किया है पैरा 662। देखिए दोस्तों, पैरा 662 1B में चेंजेस है, पैरा 662 1B। तो पहले पॉइंट क्या था देख लेते हैं हम लोग, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इन ट्रैक सर्किटेड एरिया का है ये पॉइंट 1B। एग्जिस्टिंग क्या था, एसएनटी डिपार्टमेंट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल फॉर ओपनिंग ऑफ सिग्नल रॉड, सिग्नल गियर्स एंड अदर इंस्टॉलेशन एटसेट्रा टू फैसिलिटेट मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस। ये कहा था, यानी एसएनटी जो है, जो भी उनके असेट्स होंगे, सिग्नल रॉड, सिग्नल गियर इंस्टॉलेशन को और जो है ओपन करने के लिए, है कि नहीं, ताकि मैकेनाइज मेंटेनेंस हो सके, स्टाफ प्रोवाइड करे, ये लिखा था। अब क्या कहता है मेरा मैनुअल, जरा देख लेते हैं। हमारा मैनुअल कहता है एसएनटी डिपार्टमेंट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सनल फॉर ओपनिंग ऑफ सिग्नल रॉड, सिग्नल गियर्स एंड अदर इंस्टॉलेशन टू फैसिलिटेट मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर बाद में क्या कहते हैं, opening of signal rod, signal gears, etc. shall not be required where in sleeper point machine has been provided. क्या कहा, opening of signal rods, signal gears, etc. shall not be required where in sleeper point machine has been provided. यानी कि क्या कहा कि जहां पर इन स्लीपर, देखिए एक नई चीज है यहाँ पर, ये हमारे लिए नई चीज है, इन स्लीपर पॉइंट मशीन। क्या कहा, ओपनिंग ऑफ सिग्नल रॉड, सिग्नल गियर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड वेयर इन स्लीपर पॉइंट मशीन हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी स्लीपर में ये इन स्लीपर पॉइंट मशीन कोई नई चीज है, यानी अगर ये इन स्लीपर पॉइंट मशीन प्रोवाइड की गई है तो ये असेट्स को खोलने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये कह दिया यहाँ पे, दिस हैज बीन टोल्ड टू अस, तो ये 1B। ओके, ठीक है। फिर इसी के अंदर 662 2G में भी कोई चेंज किया है थोड़ा उन्होंने, 662 2G। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 आपका हो गया 662 पॉइंट नंबर 2, इसमें जी क्या था पहले मेंशन किया हमारे मैनुअल में, प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी एंश्योर्ड सो एज टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ ट्रैक ड्यूरिंग रेन्स, particularly in yards where watering of coaches is done. It would be desirable to provide washable concrete aprons on platform lines at originating stations in track circuited areas. Proper drainage should be ensured so as to avoid flooding of track during rains, particularly in yards where watering of coaches is done. It would be desirable to provide a washable concrete apron on platform lines at originating stations in track circuited area. एक ये था पहले, अब क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। 662 2G क्या कहा, proper drainage should be ensured so as to avoid flooding of track during rains, particularly in yards where watering of coaches is done. It would be desirable to provide, क्या चेंज किया देखिए, इसको ध्यान दे कि चेंज क्या है, it would be desirable to provide ballastless track on platform lines where watering of coaches is done. पहले क्या कहते थे, वॉशेबल एप्रॉन कहते थे, पहले क्या कहते थे, वॉशेबल एप्रॉन कहा था ना, पहले क्या कहा था, इट वुड बी डिजायरेबल टू प्रोवाइड वॉशेबल कॉन्क्रीट एप्रॉन्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइंस कहा था, है कि नहीं, वॉशेबल कॉन्क्रीट एप्रॉन कहा था। अब क्या कहा है,
अब कहा है इट वुड बी डिजायरेबल टू प्रोवाइड बलास्टलेस ट्रैक एंड ऑन प्लेटफॉर्म लाइन वेयर वाटरिंग ऑफ कोचेस इज डन, यानी कि वॉशेबल एप्रॉन को निकालने की बात चल रही है और बलास्टलेस ट्रैक को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बलास्टलेस ट्रैक को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहा है उन्होंने, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो जो चेंजेस थे। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं ना। तो चैप्टर नंबर 7 में पैरा 711 पॉइंट नंबर 6 वो किस तरीके से पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पैरा 711 एग्जिस्टिंग मैनुअल का अनलोडिंग ऑफ रेल स्लीपर्स एंड फास्टनिंग, सीधे पॉइंट नंबर 6 में जाएंगे हम लोग क्योंकि चेंजेस यहीं पे है ना। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा, डिटेल्ड guidelines on unloading of rails and related to operating of and unloading roller rakes as contained in RDSO's guideline for handling and stacking of rails October 2014, that is CT 35 shall be followed। ये कहा था कि रेलों के अनलोडिंग के लिए और जो यूआर रेक से जो हम लोग अनलोडिंग करते हैं उसके ऑपरेशन के लिए जो CT 35 बेसिकली हम लोग बात करें हैंडलिंग एंड स्टैकिंग ऑफ रेल का जो है हमारा जो एक सर्कुलर है CT 35 उसको फॉलो करने के लिए पहले कहा जा रहा था। अब इसके अंदर क्या चेंजेस जरा देख लेते हैं हम लोग। क्या कहा, detailed guidelines on unloading of rails and related to operation of end unloading roller rakes as contained in RDSO's guideline for handling and stacking of rails CT 35 shall be followed। दोस्तों मुझे यहाँ कोई चेंज नहीं दिख रहा एक्सेप्ट वेरी माइनर चेंज, दैट इज कि यहाँ पर उन्होंने जो पहले दिया था अक्टूबर 2014 वो उन्होंने हटा दिया, ठीक है ना, वो उन्होंने हटा दिया, बाकी सब कुछ बहु वैसे का वैसा, यानी सिंपल ये कह दिया है कि भी आरडीएसओ की जो गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टैकिंग ऑफ रेल CT 35 अब उसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको यूज करें, अक्टूबर 2014 पकड़ के नहीं बैठना है, उसमें हो सकता है कोई चेंजेस वगैरह हुए होंगे तो CT 35 को आप इसको फॉलो करें, ठीक है। एक चेंज ये भी एक माइनर चेंज है ये जो हमने देखा। इसके बाद पैरा 717 पॉइंट नंबर 1, पैरा 717 पॉइंट नंबर 1 शाल बी रेड एज अंडर पैरा 717 पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके अंदर क्या चेंजेस है देख लेते हैं। पैरा 717, पहले हम लोग पैरा 717 में जाएंगे दोस्तों। 717 रिन्यूअल ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ये करेक्शन स्लिप नंबर 2 से थोड़े चेंजेस हुए थे। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है पॉइंट नंबर 1 में, रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग शैल बी प्लान अंडर फॉलोइंग कंडीशन। ए है वियर ऑन स्विचेस एंड क्रॉसिंग रीचेस एज पर पैरा 429 2C एंड 429 3E, ये ई है, हाँ 3E है। वियर ऑन स्विचेस एंड क्रॉसिंग रीचेस एज पर 429 2C एंड 429 3E, ठीक है ना। तो ये सेम वही चीज है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंजेस अब क्या हुए हैं, चेंजेस अभी हमने जो पैरा हमने जो पीछे पढ़े ना इसमें पैरा 429 के अंदर ये पैराग्राफ रिवाइज हो गए हैं, तो एग्जिस्टिंग वाले जो है उसको फॉलो करना है, जो मतलब न्यू वाले हैं पैरा 429 2C और 3, यानी उसके अंदर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का भी जिक्र हुआ ना, अभी हमने पढ़ा था ना, उसको फॉलो करेंगे। एक चीज तो ये, दूसरा क्या कहा, the renewal of point and crossing shall be planned after it has carried the minimum total traffic as shown below or on condition basis as decided by CT of the railway for item number serial items at serial number 1 and 2। तो ये वैसे ही का वैसे ही है, CT द्वारा है फैब्रिकेटेड ओवरराइडिंग स्विच 250 300 थिक वे 50 एंड 500 एंड 800 सेम है। CMS के लिए देखिए आपको था ये आफ्टर कैरिंग आउट 3 राउंड ऑफ इन सीटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग 350 350 था, और अगर H3 भी H3C यूज कर रहे थे तो 300 300 था, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये वाला पार्ट हटा दिया दोस्तों, ये वाला पार्ट ओमिट कर दिया गया है, दिस पार्ट हैज बीन ओमिटेड। CMS क्रॉसिंग में क्या कहा है, क्या कहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट ओमिट कर दिया है ना। तो CMS क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग, यानी जो पहले हमसे कहा था इन्होंने ये वाला पार्ट कि मैनुअल जो आप रिकंडीशनिंग कर H3B H3C रॉड वो जो था वो क्राइटेरिया निकाल दिया गया, रोबोटिक वेल्डिंग वाला सेम टू सेम रखा गया है, और उधर पे चेंजेस ये कर दिया गया है नया
वो ये है कि वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो क्या कहा, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन ओनली। बट यहाँ पे जीएमटी कैरिड 350 का है, किसके लिए, 60 केजी के लिए। 52 केजी के लिए वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग नहीं बनाई जाती है। 52 केजी रेल के लिए वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग नहीं बनाई जाती है। इसके लिए जो है यहाँ पर उसकी गाइडलाइंस अकॉर्डिंगली दी गई है कि नहीं, रिन्यूअल के बारे में, कि दैट इज वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन 350 जीएमटी। ठीक है, ये एक चेंज हो गया दोस्तों। फिर बाद में पॉइंट नंबर सी एंड डी वैसे ही के वैसे हैं। रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स व्हेन दे बिकम ड्यू एज पर पैरा 702, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्या कहा, व्हेन द रेल सेक्शन ऑन आइदर साइड इज चेंज टू अ हायर सेक्शन इन थ्रू रनिंग लाइंस, इट इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ क्या चेंज आया दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर एक तो उन्होंने ये जो पॉइंट है 429 2C 2E ये 3E ये ऑलरेडी वहां पे चेंज हुआ है, अभी इसी करेक्शन स्लिप द्वारा उसको फॉलो करना है। और सीएमएस क्रॉसिंग के अंदर जो H3B H3C से रिकंडीशनिंग के बारे में बात हुई थी, ये पॉइंट इसको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। दिस हैज बीन कैंसल्ड, ठीक है ना, ये पॉइंट अभी हटा दिया गया है। और इसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के बारे में बात हुई है। यहाँ पर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग के बारे में बात हुई है। 60 केजी की अगर वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग है तो वहां पे 350 जीएमटी तक लाइक इट कैन बी वर्क। उसके बाद में आप उसको रिकंडीशनिंग वगैरह या रिन्यूअल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 36। पॉइंट नंबर 36 क्या कहता है ये, पैरा 718 में एक नोट है, उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। पैरा 718 के अंदर एक नोट है, विल हैव टू बी रेड एज फॉलोज। क्या है पैरा 718, पहले आपको वो दिखा देते हैं। ये दोस्तों हमारा एग्जिस्टिंग पैरा 718 है, रिन्यूअल ऑफ ट्रैक फिटिंग्स एंड अदर ट्रैक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारा एग्जिस्टिंग जो है करेक्शन स्लिप नंबर 2 से जो इसके अंदर चेंजेस आए थे ये वो है। अब उसके अंदर फर्दर चेंजेस कुछ नया नहीं किया है उन्होंने, जो भी चेंजेस किया है इस नोट के बारे में कहा है। ये जो नोट था ना, नोट में चेंजेस है दोस्तों, ये ध्यान देने की चीज है, पूरा चेंज नहीं है। नोट पहले क्या था, सर्विस लाइफ ऑफ पीवे कंपोनेंट एट स्पेशल लोकेशंस लाइक टर्नआउट सीमेंट कंक्रीट एप्रॉन्स कर्व शार्पर देन 5 degrees, SEJ gradient sharper than 1 in 100, coastal areas, station yards including approaches etc is 50% that of plain track or on condition basis as decided by city। ये था। अभी क्या है, service life of PV component at special locations like turnout, washable apron, ballastless track। क्या कहा, ballastless track being used as washable aprons। ये देखिए टर्म चेंज किया है इन्होंने, बला खाली वॉशेबल एप्रॉन था ना वहां पे, सीमेंट कंक्रीट एप्रॉन था, अब क्या कहा, बलास्टलेस ट्रैक बीइंग यूज्ड एज वॉशेबल एप्रॉन्स। ये चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ मुझे सेम दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ मुझे सेम दिखाई दे रहा है, कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिल रहा। ग्रेडियंट देखो, कर्व शार्पर देन 5 डिग्री ना, SEJ, फिर gradient sharper than 100, coastal area, station yard include approaches etc is 50% that of plain track or on condition basis as per city। सब कुछ सेम है। नई चीज क्या है कि भाई बलास्टलेस ट्रैक बीइंग यूज्ड एज वॉशेबल एप्रॉन, ठीक है ना, वो यहाँ पर उन्होंने एक ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 36 में चेंज, पॉइंट नंबर 36 में चेंज हो गया। देन कम्स पॉइंट नंबर 37, ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8। ओके, तो पैरा 864 शैल बी रेड एज अंडर। तो पैरा 864 में चेंजेस बताए हैं। तो आए पहले हमारे मैनुअल में पैरा 864 क्या वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा, ऑपरेशन ऑफ हॉपर्स, ऑपरेशन ऑफ हॉपर्स, ये हमारा एग्जिस्टिंग पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ लेता हूं पहले, फिर हम नया देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, the hopper valve shall be operated according to the prescribed instructions under the direct supervision of the train guard। क्या कहा था कि
पहले ये था कि ऑपरेशन ऑफ हॉपर, हॉपर जो होते हैं ना हमारे ब्लास्ट ट्रेन के, उसकी बात चल रही है कि ऑपरेशन द हॉपर वाल शैल बी ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ट्रेन गार्ड और ऑफिशियल इंचार्ज, जो ऑफिशियल इंचार्ज या गार्ड की निगरानी में होगा। फिर ये कहा था कि एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, वन हॉपर में बी अनलोडेड एट अ टाइम मूविंग एट वॉकिंग स्पीड, है कि नहीं, एक समय में एक हॉपर को हम अनलोड करेंगे, वॉकिंग स्पीड पे चलेंगे, और इंचार्ज जो ऑफिशियल इंचार्ज होगा साथ साथ में चलेगा। द ऑफिशियल इंचार्ज शुड वॉक ऑन द साइड एंड इंस्ट्रक्ट द लेबर एज टू व्हेन टू ओपन और क्लोज द हॉपर वॉल, और वो साथ साथ में पैदल चलते चलते लेबर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई कब आप वो वॉल को ओपन करेंगे हॉपर के, कब उसको बंद करेंगे। फिर ये भी कहा था एक एहतियात के तौर पर, द ट्रेन शुड नॉट बी स्टॉप्ड व्हाइल बलास्ट इज बीइंग डिस्चार्ज, भाई जब भी बलास्ट डिस्चार्ज करेंगे तो ट्रेन को रोकना नहीं है। हाँ, और साथ में ये भी कहा था कि लेबर शुड नॉट बी मूव्ड, लेबर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विदाउट फर्स्ट स्टॉपिंग द ट्रेन, ठीक है ना, लेबर को मूव नहीं करना जब तक ट्रेन रुक ना जाए, वहां नहीं मूव, द लेबर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विदाउट फर्स्ट स्टॉपिंग द ट्रेन, यानी कि चलती गाड़ी से उसको उतारना नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के बाद ही उसको मूव करना है, एक वैगन से दूसरे पे, इस तरीके से ये यहाँ पर उन्होंने कहा था। ये पहले का इंस्ट्रक्शन था। अभी क्या चेंजेस है जरा देख लेते हैं, ठीक है। मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे, रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग ऑफ हॉपर्स, क्या कहा जा रहा है, hopper walls shall be operated according to the prescribed instructions under the direct supervision of the train guard or official in charge. No change as of now. As far as possible, one hopper may be unloaded at a time, moving at walking speed. ठीक है, same है. Official in charge should walk on the side and instruct the labor as to when to open or close the hopper valve. ये भी same है. The train should not be stopped while ballast is being discharged. Labor should not be moved from the platform without first stopping the train. इधर तक कोई चेंज नहीं दोस्तों। एडिशन यहां पर है, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉपर वाल्व्स, रिमोट ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेट शुड बी यूज्ड। एक नई चीज आई है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है ये, कि जो लेबर द्वारा मैनुअली उसको हॉपर को ऑपरेट करते थे, उसकी जो व्हील्स होती थी स्टीयरिंग जैसे होती है जो, उसको लेके वो ओपन और क्लोज करते थे, तो अब क्या कहा, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉपर वाल्व्स, रिमोट ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेट शुड बी यूज्ड, है कि नहीं, यानी कि हमारी जो बॉबियन होती है, जो हॉपर ट्रेन होती है जिसके बलास्ट आते हैं, उसके अंदर ये प्रोविजन हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेट्स हो, यानी मैकेनिकल गेट, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेट्स मतलब भाई मैकेनिकल यानी हाथ से चाहे तब भी घुमा सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैकेनिकल है तो उसको जो है क्या करेंगे आप, जो है ज्यादा बेटर आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे आपने अगर देखा होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ऑटो रिक्शा आप लोगों ने देखी है, या छोड़ो ऑटो रिक्शा छोड़ दीजिए, बाइक्स, बाइक्स हमारी होती है ना, बाइक्स के अंदर किक होती है ना, किक होता है ना, तो पहले लोग कैसे उसको स्टार्ट कर देते बाइक्स को, किक मार के करते थे ना, किक किक देते थे उसको पैर से, तब जाके वो स्टार्ट होती थी। आज के जमाने में क्या आ गया है, हाँ, स्विच आ गई है, स्विच प्रेस किया ऑटोमेटिकली बाइक स्टार्ट हो जाती है। क्या है वो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोविजन है कि नहीं, जो इग्निशन उसको किक से मिलता था, वो जो है उसको सीधे स्विच से आपको मिल जाता है कि नहीं। सेल्फ स्टार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है ना, वो स्टार्टर से आपने स्टार्ट किया, बटन प्रेस किया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि आपके बेटर कंट्रोल के लिए, बलास्ट अनलोडिंग लोडिंग के लिए रिमोट ऑपरेटेड, लेकिन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भाई remote operated electromechanical gate should be used, तो remote operated electromechanical gate should be used। तो ये बॉबियन के अंदर मे बी इन फ्यूचर इस तरीके से चेंज दिखाई देगा हमको, हम उसको इस्तेमाल में लेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो है पॉइंट नंबर 17 to 37। पिछले लेक्चर में हमने 1 to 16 हमने किया था, उसमें बेसिकली चैप्टर हमारे 1, 2 एंड 3 कवर हुआ था, जो जो चेंजेस हुए थे। आज हमने जो पढ़ा है इसमें चैप्टर नंबर 4, 6, 7 एंड 8, जहां जहां चेंजेस हुए थे हमने देखा। चैप्टर नंबर 5 में कोई चेंज नहीं था दोस्तों, एज फार एज दिस करेक्शन स्लिप इज कंसर्न। तो चैप्टर नंबर 4,
6, 7 एंड 8 में जगह जगह पे चेंजेस थे, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो करेक्शन पॉइंट है इस करेक्शन स्लिप में, वो है हमारा पॉइंट नंबर 38। बेसिकली ये क्या है, जैसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, इट इज बेसिकली अ न्यू चैप्टर ऑन emerging track technology shall be added in IR PWM as follows, है ना, एक नया चैप्टर बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये करेक्शन स्लिप अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।